किसी लिक्विड में दो प्लेट्स हैं और दो प्लेट्स का किसी पोजीशन में ये सिचुएशन दी गई, ये लिक्विड है, ये लिक्विड एट रेस्ट, इसमें दीज आर टू प्लेट्स हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हाट ए ईच। इन प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए। ठीक, दिस प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट विथ वेलोसिटी v, ये प्लेट इधर जा रही है विथ वेलोसिटी 3v, ये प्लेट इधर जा रही है विथ वेलोसिटी v, ये प्लेट इधर जा रही है विथ वेलोसिटी 3v, है ना। गिवन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू है ईटा। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट इक्वल टू ए है। ओके, आपको यहां पर फाइंड करना है फर्स्ट फोर्स नीडेड टू मूव प्लेट्स with constant velocities as given। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड, इसके लिए कितना मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो कितना होगा। वंस अगेन क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं कि ये दो प्लेट्स पानी के अंदर है, दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है जिस इंस्टेंट मैंने दिखाया है। एक प्लेट को मैं इधर ले जा रहा हूँ, दूसरी प्लेट को मैं इधर ले जा रहा हूँ, है ना। एक को v वेलोसिटी से इधर ले जा रहा हूँ, एक को 3v वेलोसिटी से इधर ले जा रहा हूँ। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है h, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है h। ओके, आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है। पहला क्वेश्चन है कि फोर्स कितना लगेगा प्लेट को मूव कराने में। दूसरा क्वेश्चन है कि मैकेनिकल पावर कितना रिक्वायर्ड होगा इन दोनों प्लेट्स को मूव करवाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है हीट कितना प्रोड्यूस होगा। अभी द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है ना मैंने कराया था एक प्लेट के लिए, सबसे पहला, जिसमें एरिया को b इंटू सी के टर्म्स में बताया था। अब यहाँ पर ये दूसरा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन बना रहा हूं लेकिन इसमें चीजें अलग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए। ये कोई लिक्विड का बॉटम है, लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है। उसके ऊपर बेटा यहां पर ये एक प्लेट है टॉप पर, गॉट इट। ये एक प्लेट है, प्लेट की रेडियस है r, इस प्लेट की रेडियस कितनी है r के बराबर है। और इस प्लेट को हम घुमाते हैं इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, समझ गया। लिक्विड है यहां तक टॉप तक, यहां से यहां तक की गैप दिया हुआ है h, गॉट इट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या है ईटा। प्लेट is rotating with angular velocity omega
एज शोन, किसके अबाउट, एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैं प्लेट को घुमा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी बकेट में तुमने क्या करा बेटा, एक प्लेट को रखा है ना, और उस प्लेट को आप घुमा रहे हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टॉप पर, सरफेस पर। आया समझ में? आपको फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट, इसको रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। आया समझ में? दूसरा, पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट इट, इसको रोटेट करने के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगा। और तीसरा है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी अगर इसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, ये इसमें रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। इसको रोटेट करने के लिए कितनी टी टाइम में कितना रोटेट करने के लिए कितना पावर रिक्वायर्ड होगा और अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस टी टाइम में कितनी होगी। आया समझ में? इसी क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं तो एक और क्वेश्चन बना देता हूँ। इसी क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, इसी क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकता है। देखो, आप जब पोछा मारते हो तो उसको पोछे को घुमाने में कुछ वर्क करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स लगाएंगे तो कुछ वर्क भी करना पड़ता है ना। तो पोछे और फ्लोर के बीच में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। आपको पता है कि अगर फास्ट पोछा घुमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पावर अप्लाई करना पड़ेगा, कम टाइम में होगा। फास्ट लगाने का मतलब क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा लाना। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पेंटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, पहले पेस्ट बनाते हैं है ना, पुट्टी भरने के लिए, और वो क्या करते हैं कि वो लिक्विड, वो मटेरियल लेकर जो है वो ऐसे स्वीप कराते, स्वीप करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से उसको करेंगे उतना ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स नीडेड लेगा, उतना ज़्यादा फोर्स नीडेड होगा तो उतना ही ज़्यादा पावर लगेगा। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। कि क्योंकि कोई बोलेगा कि सर ऐसे तो कोई क्या है घुमाएगा, है ना, लेकिन पड़ती है उसकी भी ज़रूरत, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। अब देखो मैं कैसे कैसे ज़रूरत पड़ती है, एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। तो यहाँ पर इन कार्स विंड स्क्रीन, कार की विंड स्क्रीन में क्या होता है बेटा, एक वाइपर होता है ना। और वाइपर क्या है, पूरा एल लेंथ का नहीं होता है, उसमें एक रबर वाला पार्ट होता है जो कि एल लेंथ का है ना। तो यहां पर रबर होता है ऑफ लेंथ एल। बेटर होगा कि इसको मैं दिखा दूं, आपको समझा दूं। तो यहां पर बेटा ये रबर का है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। ये रबर का वाइपर है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। और ये इसको मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाऊंगा। यहां पर ये क्या होती है, आयरन रॉड, ये आयरन रॉड होती है। तो आयरन रॉड के साथ में रबर का वाइपर होता है, करेक्ट। लाइक पोछा जो मैंने एग्जांपल दिया था, वाइपर है ना पोछा, ठीक है। अब यहां पर
हाँ, यहाँ पर इसके नीचे आ जाता है ये ग्लास और रबर के बीच में एक पतला सा थीन ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, वाटर आ जाता है। आप थिकनेस कितनी है, टी। तो ग्लास और वाइपर के बीच में क्या होगा, एक पतली सी लेयर बनती है, किसकी, पानी की, उसी को साफ कर रहे हो, तो उसकी थिकनेस कितनी है, टी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, ईटा है। समझ गए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो गया, थिकनेस क्या हो गई, टी हो गई, लेंथ क्या हो गई, एल हो गई, है ना। आपको फाइंड करना है फर्स्ट टॉर्क required to rotate it with constant angular velocity ओमेगा, है ना। और दूसरा मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड, मैकेनिकल पावर कितना रिक्वायर्ड होगा वो भी निकाल, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसका आउटपुट पावर कितना आना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक मोटर वाइपर को चला रही है उसका आउटपुट पावर है, इनपुट पावर इससे ज़्यादा होता है। समझ में आया। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं वो विस्कोसिटी के जो मैंने पिछली बार क्वेश्चंस कराए थे उसके जैसे ही हैं, वही कंसेप्ट लगेगा। एफ इज इक्वल टू वॉट, ईटा ए इंटू, हाँ एक चीज और है यहाँ पर कि एक इंफॉर्मेशन और देना थी इसमें, यहाँ पे एल लेंथ के अलावा वाइपर की लेंथ एल है ना, लेकिन इस वाइपर के रबड़ का इसकी विड्थ है बी के बराबर। मतलब वाइपर एक लाइन नहीं है, एक क्या है, स्ट्रिप जैसी होगी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, बी इंटू एल। ठीक है, किसका, वाइपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, बी इंटू एल। चलिए सॉल्व करके देखिए, फिर मैं बता दिया है, समझ लिया है कैसे सॉल्व करना है ना। अब ये वाला प्रॉब्लम और सबसे पहले प्रॉब्लम में कोई डिफरेंस नहीं। वाई, अगर मैं इसको v वेलोसिटी से ले जा रहा हूं, है ना, और ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहां पर इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी 3v है, तो थोड़ा सा समझिए। एक चीज बताता हूं कि यहां पर ये एक लेयर की वेलोसिटी v हो गई, इस लेयर की वेलोसिटी 3v हो गई, तो कुछ इस तरह से पार्ट जाता है। सुनो, इधर की वेलोसिटी v, इसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम 0, और फिर इधर की तरफ बढ़ती है, इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ लेयर्स क्या होती है, बढ़ती जाती है, और 3v होती है। तो यहाँ पर पहला आप कंसेप्ट लगाइए, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, v माइनस 3v अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स कितना किया, गिवन है एच, तो इट इज व्हाट, 4v बाय एच। समझा। इसको v वेलोसिटी से ले जाना है तो यहां पर क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स इधर लगेगा, और वो विस्कस फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ईटा ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो विस्कस फोर्स किसके बराबर लगेगा, ईटा ए इंटू 4v बाय एच। तो जितना फोर्स इस लेयर को इधर लग रहा है उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहाँ लगेगा, इस लेयर पर इधर लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, टू मेंटेन द बोथ लेयर्स विथ वेलोसिटी v and 3v, you have to apply the same force in equal and opposite direction.
तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आप लोगों को, द फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट्स विथ वेलोसिटी एज गिवन इज इक्वल टू क्या आया? ईटा ए इंटू 4v/h। अब मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन है मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू मूव प्लेट फर्स्ट। तो वो फोर्स रिक्वायर्ड, मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड जो है फर्स्ट प्लेट को मूव कराने के लिए कितना लगेगा? P1 लगेगा। फॉर्मूला फॉर द P1 क्या होता है? F वेक्टर डॉट V वेक्टर। F कितना लग रहा है? ईटा A इंटू 4v/h इंटू फर्स्ट प्लेट की वेलोसिटी क्या है? V है। एंड सेम एज P2, सेकेंड प्लेट को मूव कराने के लिए जो मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा? F वेक्टर डॉट V वेक्टर। वहां का जो फोर्स इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए लगेगा वो भी कितना है? ईटा A इंटू 4v/h इंटू उसकी वेलोसिटी, प्लेट की वेलोसिटी क्या है? 3v। सोच लीजिए, अगर इसको v वेलोसिटी से ले जाना है तो कम पावर रिक्वायर्ड होगा, इसको 3v वेलोसिटी से ले जाना है तो ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होगा। तो P मैकेनिकल टोटल ये क्या होगा? P1 प्लस P2 आएगा। P1 प्लस P2 में ये 4v और ये 12v, यानी कितना आ जाएगा? 16 ईटा A इंटू v²/h। तो दिस इज द मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड। अब ये जो पावर रिक्वायर्ड है इसके कारण क्या हो रहा है? कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। आपको पता है कि यह जो पावर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो अल्टीमेटली विस्कस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और वही यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम होगा। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है कि हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम वो किसके बराबर होगा? मैकेनिकल पावर के बराबर ही होगा, है ना। तो थर्ड का आंसर किसके बराबर होगा? 16 ईटा A v²/h। तो ये क्वेश्चन सिंपल वे में अगर आता है एग्जाम में तो मैं ऑलरेडी इसको कराया था कि एक प्लेट को v वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना पावर रिक्वायर्ड होगा और कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये सब एक ही प्लेट के लिए करना ये मेंस तक का है। एडवांस में क्या होगा? 2 प्लेट्स आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन जाते हैं। आप लोगों ने अटेम्प्ट करके देखा होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त है। द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम रोटेशनल मोशन में कराते हैं बेटा, कि किसी डिस्क को किसी रफ फ्लोर पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाकर छोड़ दिया तो वो कितने चक्कर घूमने के बाद में रुक जाता है। क्वेश्चन आप मेरी नोट्स में देखोगे तो ये मिलेगा, है ना। अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इस प्लेट को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड। आया समझ में? और जो अभी मैंने बताया था वो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन, उसमें हमें क्या निकालना पड़ता है? एंगुलर रिटार्डेशन निकालना पड़ता है और उसके बाद में हमारा आंसर आता है। तो डियरो यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर इसको घुमाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा। क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 लगेगा। सुनिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हम लोग एक स्टेप में नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्या लिया हमने? ये एक रिंग लिया जिसकी रेडियस r है और उसकी थिकनेस क्या है? dr। जब मैं इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घुमा रहा हूं तो यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल।
तो जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, और वो किसके बराबर होगी, ओमेगा आर के बराबर होगी। समझा? तो मोशन के अपोजिट क्या लगेगा, यहाँ पर विस्कस फोर्स लगेगा। इस विस्कस फोर्स को DFV से बताऊंगा। नेट विस्कस फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि रिंग ऐसी घूम रही, तो हर एक पार्ट पर टेंजेंशियल विस्कस फोर्स होगा। तो यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस कंसीडर अ रिंग of radius r and thickness dr। तो एक रिंग ली जिसकी रेडियस r है और थिकनेस क्या है, dr। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, ये तो कॉमन चीज है हमारी, रोज की है। एरिया ऑफ द रिंग कितना होगा, 2 पाई r dr, क्योंकि इस रिंग को पूरा खींचूंगा तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, 2 पाई r dr। ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि रिंग के अलग अलग एलिमेंट्स की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। रिंग के अलग अलग एलिमेंट्स की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ओमेगा आर। तो इसीलिए यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट किसका मिलेगा, इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा। तो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट समझने के लिए आपको यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट समझने के लिए ऐसा एक वर्टिकल स्ट्रीप सोचना पड़ेगा बेटा। इसकी वेलोसिटी है ओमेगा आर और इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर रिंग वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन हाइट। वेलोसिटी क्या हुई, रिंग के उस एलिमेंट की ओमेगा आर, लोएस्ट पॉइंट की क्या हुई, 0 अपॉन h। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, समझा? विस्कस फोर्स किसके बराबर लगता है, ईटा a इंटू dv/dx। लेकिन यहां पर विस्कस फोर्स 0 लग रहा है, रिंग पर विस्कस फोर्स लगता है ना, तो रिंग क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, रिंग अपनी पोजीशन पे ही घूम रही है। तो यहां पर फोर्स निकालने से कोई एडवांटेज नहीं है। हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर, टॉर्क ड्यू टू विस्कस फोर्स ऑन रिंग। विस्कस फोर्स टेंजेंशियल इधर लग रहा है, टॉर्क यानी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा, तो वो टॉर्क क्या होगा, डी टाउ, वो क्या होगा, आर इंटू डी एफ वी। ये छोटा सा टार्क है क्योंकि इट इज नॉट ऑन कंप्लीट डिस्क, इट इज ऑन द रिंग। तो आर इंटू डी एफ वी की जगह आएगा ईटा, ए यानी क्या, 2 पाई आर डी आर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी क्या, ओमेगा आर बाय एच। आया समझ में? अब आएगा टोटल टॉर्क ऑन डिस्क। तो सिंस इट इज अ टॉर्क ऑन द रिंग, अगर रिंग को इंटीग्रेट करेंगे टॉर्क्स का तो क्या आ जाएगा, डिस्क पे टोटल टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क ऑन द डिस्क हो जाएगा ईटा 2 पाई ओमेगा, ईटा 2 पाई ओमेगा, ये कांस्टेंट बचेगा क्या, आर स्क्वायर डी आर अपॉन एच भी कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन, ये डी टाउ का इंटीग्रेशन, समझा? और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से कैपिटल आर तक। कैपिटल आर इज द रेडियस है, तो डी टाउ का इंटीग्रेशन टाउ होगा, लिमिट क्या होगी, 0 टू टॉर्क इज इक्वल टू 2 पाई ईटा ओमेगा अपॉन एच। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, आर क्यूब बाई 3, लिमिट आ गई 0 टू आर। तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई ईटा ओमेगा कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एच। दिस इज योर
आंसर। क्या स्मॉल आर? क्यों स्मॉल आर? कहीं गलती करी? बराबर है। हाँ, अब ये टोटल टॉर्क आ गया। अब पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट इट, ये टॉर्क जो है वो उसको रिटार्ड करने की कोशिश करेगा। आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाओगे ना, तब जाकर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है पावर। इन द केस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, पावर यानी क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। यहां पर पावर रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला क्या होगा? टाउ इंटू ओमेगा। समझे? तो इट इज व्हाट? 2 पाई ईटा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 3h। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसके लिए अपन को क्या निकालना? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा? पावर इनटू टाइम। बस, यानी कि ऊपर वाला जो आंसर है ना, उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बेस्ट क्वेश्चंस में से है इस टाइप की सीरीज का। और इस टाइप की सीरीज का जो क्वेश्चन है उसको मैं शॉर्टकट में वापस से रिपीट करता हूँ। हियर आप लोग क्या कर रहे हैं कि फ्लूइड के ऊपर एक डिस्क है और उसको घुमाने में कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा। आया समझ में? आप सेम चीज़ जो है वो कहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो कि घर पे अगर आप रोटी बना रहे हो, रोटी बन गई है और उसको ऐसे घुमाते, तो ऐसे ही नहीं घूम जाती, और घुमाकर छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद रुक जाती। आया समझ में? ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने जो बताया था कि यहाँ पे फोर्स नहीं रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि फोर्स क्या है? टेंजेंशियली लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स का सम क्या आएगा? 0। टॉर्क जरूर लगेगा, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स जब निकालना होता है ना, विस्कस फोर्स, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। और यहाँ पर लेयर्स की वेलोसिटीज क्या हो रही है? बदलती जा रही है। तो इसलिए हमें डिस्क का कंप्लीट नहीं निकाल पाएंगे बेटा। एक रिंग का लेकर उस पे फोर्स निकालकर उसके कारण टॉर्क निकालकर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एंड द सेम क्वेश्चन जो है वो बाद वाला, सेम क्वेश्चन का मतलब यह है कि तुझे मैं अभी यहाँ पे डिस्क को घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा था। अब डिस्क का अगर तू एक स्ट्रिप मान लेगा बेटा, यानी ऐसी स्ट्रिप मान ले, तो वो क्या होगा? वाइपर कार का। तो अभी हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इसमें मुझे क्या निकालना है? टॉर्क रिक्वायर्ड है ना। यहाँ पे फोर्स भी निकल जाए, यहाँ पर क्या निकल जाएगा? फोर्स भी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये किसी इंस्टेंट जो है ना, इसका वेलोसिटी इधर होगी, तो फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। आया समझ? अब सुनिए, यहां से आपने एक्स डिस्टेंस पर वाइपर पे एक छोटा सा पार्ट लिया जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी थिकनेस क्या है? dx। समझा? तो यहां पर अपन सॉल्व कैसे करेंगे? फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। ओके, फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx। ये फोर्स आएगा df, df इज इक्वल टू ईटा ए इंटू dv अपॉन dy होता है। बहुत 3D वाली चीजें हैं, समझिएगा। ईटा इज ईटा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा? b इंटू डी एक्स।
ये जो स्ट्रिप एक पकड़ी है उसका एरिया, तो इसकी लेंथ है dx और उसकी विड्थ है b, तो b इंटू डी एक्स इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। और वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, ओमेगा एक्स माइनस 0/t, क्योंकि इस स्ट्रिप के इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी रे, ओमेगा एक्स, क्योंकि इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी ओमेगा आर, ओमेगा एक्स। और इसका नीचे वाली जो स्क्रीन है वो कौन सी है, ग्लास की स्क्रीन है, तो इसकी वेलोसिटी इतनी, ग्लास की वेलोसिटी क्या है, 0 है, और उन दोनों के बीच में लिक्विड की लेयर कितनी की है, टी थिकनेस की, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, ओमेगा एक्स बाय टी। गॉट इट, ठीक है। अब अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है ना बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन मार दो, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी बेटा, आर से आर प्लस, आया समझ, आर से आर प्लस है, तो ये क्या होगा, ईटा बी ओमेगा एक्स डी एक्स अपॉन टी। गॉट इट, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 ओमेगा ईटा बी ओमेगा अपॉन टी, इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज आर टू आर प्लस ए। तो टोटल फोर्स किसके बराबर आया, ईटा बी ओमेगा अपॉन 2t, इट इज आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करके आप आंसर में फाइनल ला सकते हो। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टॉर्क कितना रिक्वायर्ड होगा उसको रोटेट करने के लिए, तो अगर मैंने टॉर्क पूछा है, टॉर्क पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जैसे अभी निकाला था, स्मॉल टॉर्क टू रोटेट वाइपर, तो ये टॉर्क, स्मॉल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, डी टाउ इज इक्वल टू, जो इसको मूव कराने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़े, विस्कस फोर्स इधर लगे, उसके बराबर और ऑपोजिट फोर्स इधर लगेगा, तो ये होगा डी एफ वी इंटू वॉट, एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर एक्स, ठीक है। तो डी टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, डी एफ की वैल्यू क्या है, ईटा बी ओमेगा एक्स डी एक्स अपॉन टी इंटू एक्स, समझा। अब इसके बाद में टोटल टॉर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू आर प्लस एल, ईटा बी ओमेगा अपॉन टी एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, ईटा बी ओमेगा टी, इट इज एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट इज आर टू आर प्लस एल, ओके। और यह किसके बराबर आ जाएगा, ईटा बी ओमेगा अपॉन 3t इंटू आर प्लस एल का क्यूब माइनस आर क्यूब, समझे। एंड द लास्ट चीज आपको निकालना था पावर मैकेनिकल, वो क्या होगा, टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस जो है ना, अगर आप देखोगे तो इरोडो वगैरह में भी जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो ये वाले हैं, ठीक। ओके, ध्यान से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर ये आर क्यूब है, तो ये आर की पावर 4/4 होगा, तो इट इज आर टू द पावर 4/4, समझ गए, ठीक। अब आगे है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ जो है ना, वो किसी बहुत बड़ा विस्कस मीडियम है और उसमें कोई बॉडी फॉल हो रही है, तो उस पर कितना विस्कस फोर्स लगता है वो निकालेंगे। तुम बोलोगे सर विस्कस फोर्स के लिए फॉर्मूला तो आप लोग को बता चुके हो कि ए फिजिकल टू क्या होता है, ईटा ए इंटू डी वी बाय
dy। लेकिन स्टोक बाबू ने क्या करा कि किसी बड़े विस्कस मीडियम में स्पेशली कोई स्फेरिकल बॉडी जो गिर रही है उसके ऊपर विस्कस फोर्स निकाला। तो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि अगर मैं ये इमेजिन करता हूँ कि जो क्लाउड्स हैं वहाँ से रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही और क्लाउड्स की हाइट मान लेते हैं 4 किलोमीटर। समझा? मेरे को क्या सिखाना है आपको? स्टोक्स लॉ। नाम अच्छा था, है ना, वेल प्लेड, है ना। तो इसने एक कुछ सोचा होगा कि यार पानी की छोटी छोटी बूंद जो है वो गिर रही है ना, और वो मुझे बहुत ही सुहानी लगती है ना। जब अपने ऊपर गिरती है तो ऐसा नहीं होता कि किसी ने आकर मार दिया, है ना, बहुत अच्छी लगती है ना। आया समझ में? तो अगर मैं ये इमेजिन करता हूँ कि 4 किलोमीटर की हाइट से जो पानी की बूंदें गिर रही है उसकी वेलोसिटी अर्थ तक आने पर कितनी होती है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2gh, यानी v इज इक्वल टू क्या होगा, √2 g यानी 10, h यानी 4000 मीटर। 1 2 3 4, यानी कि ये आ गया आपका 200 √2 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? अगर 200 √2 मीटर पर सेकंड से तुम्हें वर्षा जो है वो सुहानी नहीं तूफानी दिखेगी। समझ में आया? फिर उस समय हम लोग क्या करेंगे, छाता लेकर भी जाएंगे ना, तो छाते में छेद होकर वो तुम्हें पड़ेगी। कौन? वर्षा की बूंदें। आया समझ में? तो यार स्टोक्स ने ये तो पता लगा लिया कि यार इतनी वेलोसिटी जो है उससे आकर नहीं टकरा रही है, उससे कम वेलोसिटी से आकर टकरा रही। तो इसका मतलब ये है कि जब ड्रॉप नीचे, जैसे ये मार्कर को मैं 4 किलोमीटर की हाइट से गिराऊंगा और अगर वहां पे एयर नहीं होगा ना तो इतनी वेलोसिटी से आकर गिरेगा, और इतना जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर गड्ढा कर देगा जमीन में, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से आएगा। तो इशू यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या है कि वो ड्रॉप जो है वो एक्सेलरेटेड थोड़े टाइम के लिए ही रहती है और उसके बाद में उसका एक्सेलरेशन हट जाता है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लोट होती हुई आती। आया समझ में? तो इसलिए स्टोक को ये चीज़ समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वापस से स्टोक्स लॉ पे आता हूँ। इसमें पहला पॉइंट होता है कि हियर अ बॉडी, स्पेशली यहां पर उसने क्या बोला, स्फेरिकल के लिए, फॉल्स इन ए वेरी लार्ज विस्कस मीडियम। समझ में आया? जैसे पानी की बूंद बहुत बड़े विस्कस मीडियम में गिरती, पैराशूट से कोई पर्सन जो है जब नीचे गिरता है ना तो वो नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी बेटा, अगर वो लगातार गिरता रहेगा, कि यहाँ पर आने के बाद में सीधे शरीर यहाँ, आत्मा ऊपर। समझिए? लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब वो गिरता है तो थोड़ी देर वो एक्सेलरेटेड हो जाता है, उसके बाद में वो पैराशूट जो है ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लोट होते हुए नीचे आ जाता है, इसलिए उसको कुछ इंजरी नहीं होती है। समझ गए? तो ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में आते हैं। सबसे ज़्यादा तो अच्छा हमें रेन ड्रॉप्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्लोट होती हुई एक बहुत कम वेलोसिटी से नीचे आती है। तो उसका कारण क्या है? स्टोक्स लॉ है। तो यहाँ पर जब कोई स्फेरिकल बॉडी फॉल होती है किसी एक बहुत लार्ज विस्कस मीडियम में, है ना, तो वहाँ पर ये बॉल है जिसकी रेडियस r है, इस पर फोर्स क्या लगेगा? एक mg। अभी तक हम mg फोर्स लगाते थे तो बॉडी को अंडर ग्रेविटी गिराते थे, उसका एक्सेलरेशन g बोलते थे, जैसा यहाँ पर मैंने लिया। लेकिन एज बॉडी फॉल होती है तो यहाँ पर क्या लगता है? एक
विस्कस फोर्स लग है ना, एक विस्कस फोर्स लगता है। हायर इज द वेलोसिटी, हायर इज द विस्कस फोर्स। इसीलिए जो व्हीकल्स होते हैं ना, कार होता है ना, उनका एरोडायनामिक शेप दिया जाता है, क्योंकि उन पे विस्कस फोर्स, उनकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, और उसको कम करने का काम कौन करता है? एरोडायनामिक। जैसे पहले एक ज़माने में एम्बेसडर जो है उसने भारत पे बहुत राज कर, कम से कम 50-50 साल तक का उनका जो है ना वो पीक पीरियड था। इतनी मजबूत थी कि है ना, कोई भी उसको अगर मुक्का भी मारता तो चपटी नहीं होती थी। अभी एक कार जो है उस पर एक थोड़ी सी लात मारेंगे ना तो क्या होगी? पिचक जाती, ठीक है। लेकिन उसमें इतनी मोटी चद्दर से बनाई जाती थी, वो उसकी स्पेशलिटी थी, और उसके कारण जो है उन्होंने उसको चेंज नहीं करा, एरोडायनामिक शेप नहीं लेकर आए, तो धीरे धीरे आउट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई स्फेरिकल बॉल किसी लार्ज विस्कस मीडियम में गिरती है, जरूरी नहीं गिरती है, उठती भी है। जैसे पानी के अंदर एयर बबल क्या होते हैं? उठते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पर फॉल्स लिखा है, ठीक। देन यहाँ पर एक चीज स्टार्ट हो जाती है, ये विस्कस फोर्स क्यों लग रहा है? विस्कस फोर्स क्यों लगेगा? जब लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो, देन लेयर ऑफ मीडियम which is in contact with body। मैंने आपको बताया था ना, कार की के साथ में जो एयर कांटेक्ट में आती है उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है? कार की। और जो लेयर दूर होती है उनकी वेलोसिटी क्या होती है? अनअफेक्टेड रहती है। यहां पर लेयर्स में क्या हो गया? रिलेटिव मोशन हो गया। तो देन द लेयर of medium which is in contact with the body move with velocity of body, but layers which are far away are unaffected. Therefore, a viscous force acts on body। एक विस्कस फोर्स एक्ट होता है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि व्हाई द विस्कस फोर्स इज एक्टिंग, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू Stokes law, this viscous force is proportional to what? R यानी क्या? रेडियस ऑफ बॉडी, जो स्फेरिकल बॉडी है उसकी रेडियस। दिस विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ईटा, दिस विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी, और इन सबको हम कंबाइन करेंगे तो ईटा आर वी। यहां पर फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, है ना। तो जो कांस्टेंट होगा ये k इज इक्वल टू क्या आता है? 6 पाई। आप लोगों को यही चीज मैंने आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन में बताई थी। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। समझा? 6 पाई ईटा आर। तो स्टोक्स लॉ इज सिंपल, है ना। स्टोक्स लॉ क्या है? बहुत सिंपल है। 6 पाई ईटा आर वी इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। समझ में आया? स्फेरिकल बॉडी जहाँ पर v क्या है? उसकी वेलोसिटी है, ये बॉडी नीचे गिर रही है विथ वेलोसिटी v,
और इस पे लगने वाला विस्कस फोर्स किसके बराबर होगा? 6 पाई ईटा RV के बराबर। समझ में आया? एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, दिमाग में फीड करो कि विस्कस फोर्स ऑन ए स्फेरिकल बॉडी falling with velocity v is equal to 6 pi is a number, eta is the coefficient of viscosity of the medium, r is the radius of the ball, and v is the velocity. Higher is the velocity, higher is the viscous force. विस्कस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? मोशन के अपोजिट। यहाँ पर फिर अगर हम इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं तो जो बॉडी जितना बड़ा साइज की होगी, जितना ज़्यादा स्फेरिकल साइज की रेडियस होगी उसकी, उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स है ना। छोटी छोटी बॉडी पर विस्कस फोर्स कम लगता है। जैसे अगर आप एक छोटा सा एयर बबल देखोगे ना तो उस पर विस्कस फोर्स कम लगेगा, या रेन ड्रॉप जो छोटी छोटी होगी उस पर विस्कस फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। बड़ी ड्रॉप पर विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा। पैराशूट पे विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा, उसका साइज और ज़्यादा बड़ा है। बलून्स जो बड़े बड़े साइज के हैं उन पर विस्कस फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इसको डायरेक्टली समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि एक बॉल है, उसकी रेडियस क्या है बेटा? r है। इस पे फोर्स mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, बट इसकी वेलोसिटी क्या है? v1। इसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है ना। जैसे अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, बॉल आपने थ्रो करी, बॉल एयर में लीनियरली मूव हो रही है विथ वेलोसिटी v1, और एयर अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो। वेलोसिटी ऑफ मीडियम अभी क्या लिया था मैंने? 0। वेलोसिटी ऑफ मीडियम क्या लिया था? 0। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो मीडियम है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये है वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ओके, जैसे मान लीजिएगा कि मैं दौड़ रहा हूँ v1 वेलोसिटी से, तो मुझ पे लगने वाला विस्कस फोर्स v के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एयर मेरे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और मैं दौड़ना चाहता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा कि कम लगेगा? ज़्यादा। अब इस क्वेश्चन में, यानी यहाँ पर ये किसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो यहाँ पर मीडियम की वेलोसिटी कितनी है? v1 है, v2 है। तो यहाँ पे लगने वाला विस्कस फोर्स होगा 6 पाई ईटा r v1 प्लस v2। यानी विस्कस फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया, v1 प्लस v2 हो गया। और मान लो कि एयर इधर ब्लो हो रही है, तो v1 माइनस v2। समझ में आया? जब एयर, इट इज लाइक स्विमिंग डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। समझ में आया? क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। दूसरा कि स्मॉल रेन ड्रॉप्स, ये क्या होती है? ये बहुत प्लीजेंट लगती है अपने को, सुहानी लगती है ना। फिर पैराशूट, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया कि पैराशूट पे भी विस्कस फोर्स लगने के कारण जो है, उससे जब हम अर्थ पर गिरते हैं तो हमें झटका नहीं लगता, हल्का सा ही झटका लगता है। ठीक। अब इसके बाद में एक और कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसके दो एप्लीकेशंस जो है वो मैंने आपको बता दिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएगी तो इसमें इस टाइप का कंसेप्ट जो है वो लग सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आता है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, इसका यूज आप लोगों ने केमिस्ट्री में करा होगा। कहाँ पर? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। केमिस्ट्री में शुरुआत में मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड आपको पढ़ाया होगा, है ना। और उसमें अगर मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से क्या पता पड़ता है? पहला पर्सन था जिसने चार्ज को बताया था, है ना। तो वहाँ पर ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉप्स जो है वो दो
गैप के बीच में मूव होने में कितना टाइम लेती है वो निकाला जाता है, अगर आपको पता हो तो, है ना। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो वही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा इज्जत से समझाऊं तो ये आर रेडियस की एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे फोर्स क्या लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी। एम जी किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये किसी मीडियम में फ्लोट हो रहा है, ये किसी मीडियम में फ्लोट हो रहा है, और डेंसिटी ऑफ मीडियम जो है वो क्या है, सिग्मा है। डेंसिटी ऑफ मीडियम है सिग्मा। तो इस पर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो इस पर क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स भी लगेगा। तो यहां पर फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, है ना। डायरेक्ट लिख देता हूं, वेट mg डाउनवर्ड माइनस अपथ्रस्ट माइनस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये मास ऑफ द बॉडी हो गया, इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी माइनस 6 पाई ईटा आर बी। समझे। अगर मैं इसका डिवाइड कर देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब का, तो ए को हम लिख सकते हैं डी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, रो जी माइनस सिग्मा जी बाय रो माइनस 6 पाई ईटा आर वी अपॉन ओके। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, इट इज जनरल कंसेप्ट ऑफ व्हाट मोशन इन वन डायमेंशन, इट इज रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय रो माइनस 9 पाई बाय 2, पाई से पाई भी कैंसिल, 9 ईटा बाय 2 आर स्क्वायर रो वी। ये कांस्टेंट है, इसको मैंने मान लिया ए। ये दूसरा कांस्टेंट है, इसको मैंने मान लिया बी। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी। ओके, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है ना, जिसकी वेलोसिटी जब ऑलमोस्ट जीरो होगी तो उस पर विस्कस फोर्स कम होगा, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब अब वेलोसिटी उतने रेट से नहीं बढ़ेगी, कम रेट से बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स कब जीरो होगा, जब ये फोर्स ऊपर वाले फोर्सेस से बैलेंस हो जाएगा। उस समय बॉडी जिस मैक्सिमम वेलोसिटी से गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, जैसे रेन ड्रॉप है, वो पहले ना जैसे ही क्लाउड से निकलती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ते 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 इतनी मैक्सिमम हो जाती है कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। उसके बाद में बॉडी वो ड्रॉप, शाबाश, नहीं तो वो लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद वहीं रुक जाते हैं। अबे उसके बाद बॉडी क्या होगी, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से फॉल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर अभी मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज यानी बड़े कंसेप्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ। ये सब प्रॉब्लम, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये अभी तक जेई मेंस एडवांस में 2-3 बार आ चुका है, इसके ग्राफ्स आ चुके हैं, ठीक है। और मैं ऑलरेडी ये चीज़ जो है आप कॉपी उठा कर देखोगे तो मोशन इन वन डायमेंशन में मैं सिखा चुका हूँ ये।
तो यहाँ पर bv अपॉन a माइनस bv इज इक्वल टू क्या आएगा, dt। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या थी, 0। t इक्वल टू t पर वेलोसिटी क्या हो गई, v। dv अपॉन a माइनस bv का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ a माइनस bv अपॉन माइनस b। लिमिट क्या होगी, 0 टू b। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। लिमिट क्या होगी, 0 टू t। इधर माइनस b का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो log ऑफ a माइनस bv अपर लिमिट माइनस लॉग और लोअर लिमिट होती है log m माइनस log n, log m बाय n होता है, तो अपॉन a आ जाएगा, क्योंकि v की जगह 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी। लॉग की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी वी अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या होगा, माइनस बी थी। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बेटा, 9 ईटा अपॉन 2 आर स्क्वायर रो। अब यहाँ पर 1 माइनस बी वी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर माइनस बी थी। यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी इंटू a upon b. This is the velocity of the falling body. Spherical body falls in a viscous medium. a और b की वैल्यू आपको वेरी वेल नोन है। a की वैल्यू क्या है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन रो, और b की वैल्यू ये। अब सुनिए, वेलोसिटी क्या आ गई, a बाय b इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस b। बॉडी का फॉल होना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर जो जेई में इसके क्वेश्चन जो आए हैं वो ये ग्राफ पूछ कि एक बॉडी विस्कस मीडियम में गिर रही है, या उस पर जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी के साथ में इस तरह से बदल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी विथ टाइम कैसे बढ़ेगी। t इक्वल टू 0 रखूंगा तो e टू द पावर 0 क्या होता है, 1। 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है, अभी मैंने बताया था ना, ये ऐसी बढ़ती है, और ये किसके बराबर हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद में। थ्योरेटिकली ये बोलते हैं कि एक लॉन्ग टाइम के बाद में बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने लग जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट उसकी वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो गई उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का आता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा। फिर उसके बाद में इसमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भी पूछा जाता है। तो v इज इक्वल टू क्या था, a बाय बी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या आता है, एक्सेलरेशन, है ना। इस एक्सेलरेशन को मैं a नॉट से बता देता हूँ। ये क्या आएगा, a बाय बी कॉन्स्टेंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ई टू द पावर माइनस बी टी का ई टू द पावर माइनस बी टी, और फिर माइनस बी टी का माइनस बी, b से b कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, a इंटू ई टू द पावर माइनस बी। यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ वो ऐसा आएगा, a ई टू द पावर माइनस बी टी, यानी एक्सेलरेशन इनिशियली क्या होगा, मैक्सिमम होगा, विथ टाइम वो एक्सपोनेंशियली फॉल होकर 0 हो जाए। तो ये दोनों के ग्राफ्स पूछे जाते हैं। अब कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। So terminal velocity is what? It is that constant maximum velocity with which a body falls in a viscous medium.
तो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी वो क्या होगा, बॉडी पर फोर्स क्या लग रहा था mg नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स, तो mg माइनस यू माइनस एफ वी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। अगर तुम इसको इज्जत से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यूज रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, इट विल बी रो माइनस सिग्मा जी, ये दोनों की वैल्यू, और इसको उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा 6 पाई ईटा आर वी, वी की जगह क्या रखना पड़ेगा, वी टी। समझा क्या, पाई से पाए गया है ना, तो वी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 ईटा, इट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा, या यहां से भी लिख सकते थे, डीवी बाई डी टी को 0 रखते ना तो भी आ जाता। समझ गए, आया समझ। तो कुल मिलाकर आपको 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या बेटा, 2 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9 ईटा, यानी टर्मिनल वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर। जितना बड़ा साइज होगा फॉलिंग ऑब्जेक्ट का उतनी ज़्यादा क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। इसीलिए पानी की छोटी बूंद जो जब आती है ना तो उनकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, और इसलिए हमें वो सुहानी लगती है। बड़ी ड्रॉप की वेलोसिटी ज़्यादा। तो इसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों को अभी तक जेई में पूछे गए, नीट में पूछे गए हैं, वो क्या है कि छोटी छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनती है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, अंदर सेम मीडियम। तो उसके लिए दिमाग क्या लगाना है, सिर्फ आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन। दूसरा, पहला रिजल्ट ध्यान रख लो, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दूसरी बात ध्यान रख लो कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा। इसमें दो चीज आती है, अगर रो ग्रेटर देन सिग्मा होता है तो बॉडी क्या होती है, फॉल होती है, और अगर रो लेस देन सिग्मा होती तो बॉडी क्या होती है, ऊपर उठती। क्योंकि जैसे एयर बबल है, एयर बबल कहाँ पर जाते हैं, ऊपर, क्योंकि एयर की वेलोसिटी, एयर की डेंसिटी कम है और मीडियम की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। एंड द थर्ड चीज इज टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईट, यानी मीडियम जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतनी ही कम टर्मिनल वेलोसिटी। अगर तुम एक गम आता है ना, एक गम तो सभी के पास में है ना, कोई बिना गम का नहीं है ना, लेकिन वो जो गम आता है लिक्विड वाला है ना, उसमें एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब में वो रखा होता है, उसमें जब हम ऐसे शेक करते हैं ना तो एक छोटे छोटे एयर बबल इनक्लोज हो जाते हैं, और वो एयर बबल्स जो हैं वो थोड़ा सा ही चलने के बाद में टर्मिनल वेलोसिटी से चलने लगता है। फिर वो एयर बबल की वेलोसिटी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि मीडियम जो है ना वो क्या है, हाईली विस्कस। हाईली विस्कस होने के कारण वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। उसके बजाय पानी में से छोटे छोटे बबल्स रहते तो वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक ही टाइप ऑफ प्रॉब्लम है इसमें, ये तो कंसेप्चुअल पार्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक ही टाइप का है, तो उसको मैं बता देता हूँ। वो ये देंगे कि छोटी छोटी पानी की ड्रॉप है, तो एन ड्रॉप से बेटा जिनकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर ईच, और लेट दे आर फॉलोइंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी v1। मान लेते हैं कि वो v1 टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रही है किसी मीडियम। अगर ये कंबाइन होती है और एक बड़ी ड्रॉप बनती है जिसकी रेडियस क्या होती, r, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, v2। आपको क्या निकालना है, v1 और v2 में रिलेशन। अगर v1 दिया तो v2 पूछेगा, v2 दिया तो v1 पूछेगा। तो ये इसके लिए क्या है, बहुत ही सड़ा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। पहली बात क्या है, रिलेशन निकालना पड़ेगा
स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये रिलेशन हमारे लिए पहली बात नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, एम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो एन आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, एक छोटी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी v1, तो v1 स्मॉल ड्रॉप के लिए, चलो इसको vs से लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मॉल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, vs इज इक्वल टू क्या होगा, 2 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9। बड़ी ड्रॉप बन गई, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या, vb 2 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 ईटा। चल vb अपॉन vs निकाल दे, वो क्या आएगा बेटा, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और r बाय r की वैल्यू क्या है, n टू द पावर 1/3। तो vb इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 का स्क्वायर 2/3 इंटू vs। तो यहाँ पर डायरेक्टली यही लर्न कर लिया कि बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी n टू द पावर 2/3, छोटी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी। मान लो छोटा ड्रॉप जो है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकंड और AC कितनी है 8 ड्रॉप्स। बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही बकवास है, ये क्या होगा 8 टू द पावर 2/3 इंटू 5, यानी कितना 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 यानी कितना 20 इज द 20 विल बी द आंसर। तो ये बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी हो। ठीक है, तो आज का आज का मामला यहीं पे ख़त्म करता हूँ, है ना। ऐसे मेरे को इसके बाद में और भी कंसेप्ट कराना था, और वो कंसेप्ट था किसका, कॉज ऑफ विस्कोसिटी का एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। छोटा मोटा ही कंसेप्ट है, अगला क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए क्या बोलते हैं, तो किसी से मिल के जाता तो क्या बोलता है, बाय 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 बाय। ठीक, यस, विस्कोसिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और अपन करते हैं। अपन ने टर्मिनल वेलोसिटी सीखी थी। टर्मिनल वेलोसिटी जब अचीव होती है तो वो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस ऑफ द स्फीयर के प्रोपोर्शनल होती है, और रो माइनस सिग्मा के भी प्रोपोर्शनल होती है, और ईटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अपन अगर देखते हैं कि दो स्फीयर्स हैं, दो बॉल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है r एंड r/2। अगर हम वो अलग अलग मटेरियल की बनी है और रिलीज करी जाती है फ्रॉम रेस्ट इन द सेम फ्लूइड, देन देयर इनिशियल एक्सेलरेशन आर g/2 and g/4 respectively. After a long time, they achieve their terminal velocity. Find the relative velocity of the small ball with respect to the big ball. तो यहाँ पर there are two information. पहली क्या दी है कि इनिशियली उनको हमने रेस से रिलीज करा तो उनके इनिशियल एक्सेलरेशन इसका g/2 है और इसका g/4 है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि जब एक लॉन्ग टाइम के बाद में वह एक कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से फॉल होने लग जाती है, तो उस समय स्मॉल बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बिग बॉल निकालना है। यानी आपको निकालना क्या है, फाइनली इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो पहली इनिशियल कंडीशन आ जाएगी। इनिशियली इस पर वेट लगेगा, अपथ्रस्ट में लगेगा, है ना। ये नेट फोर्स लगेंगे क्योंकि अभी विस्कस फोर्स क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। फिर बाद में इस पर वेट और अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, है ना। उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। तो फॉर दिस बॉल mg माइनस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू m इंटू ए इज वॉट बेटा g/2। ठीक है, इसको हमने सब्सटीट्यूट करा तो ρ1 इज इक्वल टू 2 रो आया है। इसकी डेंसिटी मैंने ρ1 मानी है, लिक्विड की डेंसिटी रो मानी है। एंड सेम इसके लिए वेट m1g
माइनस अपथ्रस्ट u1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसके बराबर होगा? 4/3 पाई आर क्यूब रो टू जी, है ना। ये होगा, इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद में रो टू और रो के बीच में रिलेशन क्या आया? 3 रो टू इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद में बॉयंट फोर्स के साथ साथ में कुछ देर बाद वेलोसिटी इतनी मैक्सिमम हो जाएगी कि बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस करेंगे? वेट को। उस समय बॉडी एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है। वो वेलोसिटी में अभी तक आपको रेडियस पता थी, लेकिन बॉडी की डेंसिटी नहीं पता थी, है ना। तो जो दोनों डेंसिटीज है ρ1 एंड ρ2, उसका रो के साथ में रिलेशन आ गया, रो एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ द बिग बॉल इज इक्वल टू क्या होगा? 2r² ρ1 माइनस रो इंटू जी अपॉन 9η। वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल बॉल क्या होगा? 2r² ρ2 माइनस रो इंटू जी अपॉन 9η। ρ2 और ρ1 की वैल्यू रो के फॉर्म में सब्सटीट्यूट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर उनका वैल्यूज मिल जाएंगी और फिर आपको वेलोसिटी ऑफ स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू बिग निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बिग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉज ऑफ विस्कोसिटी, तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी मैंने डिस्कस किया था। तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी बेटा लिक्विड्स में अलग होता है और गैसेस में अलग होता है। अगर लिक्विड्स में आपको बात करते हैं तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और गैसेस में आता है एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, एक्सचेंज ऑफ मोमेंट या फिर डिफ्यूजन। ये तीनों एक ही चीज, आया ना समझ में। तो यहाँ पर जब लिक्विड की लेयर रिलेटिव मोशन करती है तो उनमें मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन क्या होता है? चेंज होता है। और मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन जब चेंज होता है तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल स्प्रिंग मॉडल। और उसके कारण जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करेंगे, और अपोज करेंगे तो यहाँ पर एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स सेट हो जाता है। तो वंस अगेन ये जैसे दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच की डिस्टेंस ये है। अब रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों की स्पीड्स अलग अलग है, और दोनों की स्पीड्स अलग अलग है तो क्या होगा? यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, और उसका अपोज किस तरह से होगा? क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो इसका अपोज करता है, इसलिए यहाँ पर विस्कोसिटी एग्जिस्टेंस में आता है। गैसेस में जब दो गैसेस की लेयर अलग अलग वेलोसिटी से चल रही है, जैसे ये लेयर की वेलोसिटी v है और इस लेयर की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, जब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल होगा तो एक तरह से वो क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ मोमेंट करेगा। यहाँ का हायर वेलोसिटी वाला पार्टिकल इधर जाएगा तो वो क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट करेगा, और लोअर वेलोसिटी वाला पार्टिकल इधर जाएगा तो उसको रिटार्ड करेगा। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है? मोशन का अपोजिशन होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो यहाँ पर आपके दिमाग में दो ही चीज डालना है, लिक्विड्स में मॉलिक्यूलर फोर्सेस और गैसेस में डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटा, ऑल इज द सेम, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी देखा था। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती भी है और कम भी होती है। माय डियर फ्रेंड, इसके पहले जितने भी मटीरियल्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थे, चाहे वो इलास्टिसिटी हो या फिर सरफेस टेंशन, दोनों में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा था? ये दोनों चीज़ें कम हो रही थी। यहाँ पर लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीकन हो जाते हैं, और गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि डिफ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस करा था, उसको अभी डिस्कस करने की इच्छा नहीं है। फिर हमने यहाँ पर आइडियल फ्लूइड ये पढ़ा था, ठीक है, आया समझ में?